इस खून की हरकत है हिम्मत मर्दा फिर सुनो जरा कर नहीं सुना सदा रहना पाकिस्तान जिंदाबाद सदा रहना पाकिस्तान जिंदाबाद ओ सदा रहना पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। गुड मॉर्निंग पब्लिक। 14 अगस्त स्पेशल में मैं हूँ अर्मिला हसन। आज का दिन जी खुशियों भरा इसलिए है क्योंकि आज हम अपनी आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। 78 जो आज़ादी का जश्न है वो आज पूरे पाकिस्तान में, इनफैक्ट जहाँ जहाँ पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं, वो इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज तारीख़ में कुछ ऐसे दिन होते हैं जो किसी कौम की तकदीर को बदल देते हैं। 14 अगस्त 1947 भी एक ऐसा ही दिन है जब ग़ुलामी की जो सदियों पर मुहित जंजीरें टूट गई, जब जुल्म और नाइंसाफ़ी की जो स्याह रात है उसका ख़ात्मा हुआ और जब उम्मीद, कुर्बानी और ईमान से जगमगाते हुए एक नए सफ़र का आगाज़ हुआ। पाकिस्तान की तारीख़ में जी ये यौम आज़ादी इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि ना सिर्फ आज हम अपनी आज़ादी का जश्न मना रहे हैं बल्कि मार्का हक़ में फ़तह हासिल करने और भारत को शर्मनाक शिकस्त की अजीम मौके को भी याद करें। जब पाक फ़ौज के तदब्बर हो, अवाम के हौसले हों, कौमी यकजहती हो, उसने भारत के गरूर को खाक में मिलाया कि इसे पूरी दुनिया में आज के दिन तक शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान की दिफाई हिकमत अमली हो, उसने दुनिया के सामने हक और इंसाफ की फ़तह का अलम बुलंद किया है। यौम आज़ादी का दिन आज हम इस डबल खुशी और इस डबल सेलिब्रेशन के साथ इसको आज इस प्रोग्राम में बात भी करेंगे। हम अपने मुख्तलिफ मेहमानों से आपका तारुफ़ करवाएंगे। पाकिस्तान ने हमेशा पाकिस्तानी अफवाज और अवाम के हौसलों ने सच्चाई और हक़ की ताकत जहाँ पे जिसकी हम बात करते हैं उसने हमेशा जीती है और झूठ और मकारी जो कि इंडिया का हमेशा से वतीरा रहा है उसको हमेशा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। आज का प्रोग्राम जी और आज की ये जश्न आज़ादी की सेलिब्रेशन हमारी फोर्सेस के नाम है और उस मार्का हक़ की जीत की खुशी में है, जिसके हवाले से मैं भी आपको ये रिपोर्ट दिखाऊंगी और फिर अपने मेहमानों का तारुफ भी करवाऊंगी। When Pakistan will strike, तो हमें और आपको इंडिया के मीडिया की जरूरत नहीं, उसे बताना whole world will come to know। मार्काए हक खत्म हुआ लेकिन दुनिया भर में इसकी गूंज आज भी मौजूद है। Pakistan says the country has launched a retaliatory military operation against India. पाकिस्तान की शानदार फतह और भारत की शर्मनाक पसपाई ने जनूबी एशिया की सियासत का नक्शा बदल दिया। एक तरफ पाकिस्तान की अस्करी और सफारती कामयाबियों के चर्चे हो रहे थे तो दूसरी तरफ मोदी सरकार की आलमी सतह पर रुसवाई। reason I had him here, I wanted to thank him. I was honored to meet him today. This man was extremely influential in stopping it from the Pakistan side. I love Pakistan. पाकिस्तान ने जंग के फौरन बाद सफारती महाज पर भी मैदान मारा। चीन, तुर्की, सऊदी अरब और दीगर मुमालिक ने खुलकर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की, जबकि यूरोपीय यूनियन ने भी पाकिस्तान के दिफाई हक को तस्लीम किया। अपोजिशन ने जब उसके अहमकाना फैसले पर उसे आड़े हाथों लिया तो मोदी ने अपनी जिल्लत छुपाने के लिए ट्रंप से सीज फायर करवाने की दरखास्त की। इसका जिक्र ट्रंप ने मुख्तलिफ मौके पर 35 बार किया। And I said, you know, we're dealing with you on trade, Pakistan and India right now. I said, we're not going to deal with you on trade if you're going to go shooting each other and whipping out nuclear weapons that maybe even affect us. And I said, if you're going to do that, we're not going to do any trade deals. And you know what? I got that war stopped. मारूफ अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक इस वक्त फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 2 माह में दूसरा अमरीकी दौरा दोनों मुल्कों में बढ़ती कुर्बत और बाहमी ताउन की मजबूती का इशारा है। फील्ड मार्शल को जिस तरह से अमेरिका में दूसरी बार वेलकम किया गया, ये मोदी सरकार के लिए ट्रंप इंतजामिया का वाज़ेह पैगाम है, जिसने मोदी और उसकी आर्मी की नींदें हराम कर दी हैं। दिफाई माहिरीन आर्मी चीफ के दौरों को जनूबी एशिया में पाकिस्तान की अस्करी बालादस्ती को तस्लीम करने का सबूत करार दे रहे हैं। व्हाइट हाउस में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के लिए गैर मामूली लंच और सेनेट काम में फौजी कमांड तब्दीली की तकरीब में आर्मी चीफ की खसूसी शिरकत दुनिया के लिए पैगाम है कि दहशतगर्दी समेत मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए पाकिस्तान से बेहतर कोई हलीफ नहीं हो सकता। मार्का हक ने ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान न सिर्फ अपने दिफा की सलाहियत रखता है बल्कि जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने की भी ताकत रखता है।
तुम्हारी मक्कारी और तुम्हारी जारियत से मरूब होने वाली कौम है। We know how to defend it if this great Pakistani nation. और ये भी वाज़ेह हो गया कि जंग सिर्फ हथियारों से नहीं जीती जाती, अज़्म, इत्तेहाद और हिकमत अमली ही असल जीत की जमानत है। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, बल्कि पाकिस्तान की गैरत और वक़ार का इम्तिहान था, और दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने किस शान से इस इम्तिहान में कामयाबी हासिल की। India, Pakistan, that was going. In fact, planes were being shot out of there. Four or five, but I think 5 jets were shot down actually. And Lindsay, that was getting worse and worse, wasn't it? Huh? That was looking like it was going to go. These are 2 serious nuclear countries. आज पूरी कौम अपने शाहीनों, गाजियों और शहीदों को सलाम पेश करती है। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। I am Deputy Chief of Air Staff Operations. I'll pick up from where I left day before yesterday. PAF versus IF. 6-0. पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। हम मना रहे हैं जश्न आज़ादी की खुशियाँ, और जैसे मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में भी बात की थी कि आज का जो हमारा शो है, इनफैक्ट ये आज़ादी का जश्न जो है हमारी तमाम तर फोर्सेस के नाम है, जिनकी वजह से आज हम इतना प्राउड फील कर रहे हैं और इसको डबल तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में हमारे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं, और सबसे पहले मैं तारुफ़ कराना चाहूँगी अताउल हक कासमी साहब का, जो कि किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, बट स्टिल थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए, और आपको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। आपको भी खैर मुबारक। इसके साथ साथ जी फोर्सेस का जिक्र करें तो आज हमारे पास तीनों फोर्सेस के रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद हैं, और पाक फ़िज़ाइया का जिक्र करें, पाक नेवी का जिक्र करें, हमारी बड़ी फ़ौज का जिक्र करें, और इनकी कंट्रीब्यूशन हमेशा से रही है। और जब भी हम इन सीनियर ऑफिसर्स के साथ बैठते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं इनकी डिस्कशन सुनती हूँ, और मुझे इनकी जो कामयाबियाँ हैं, इनके जो कहानियाँ हैं, किस्से हैं, इनके एक्सपीरियंसेस हैं, आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग उसको सुनते भी हैं, और एज अ पाकिस्तानी वी ऑल फील सो प्राउड अबाउट इट। सो इस वक्त हमारे साथ रियर एडमिरल नवीद अहमद रिजी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। और इसके साथ साथ जी हम जिक्र कर रहे हैं फोर्सेस का, तो इस वक्त हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली शाह साहब भी मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। और इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं जी AVM रिटायर्ड साजिद हबीब साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। और अच्छा जी, जब हम आज़ादी की खुशियों को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं तो मिली नगमे हो, कौमी तराने हो, ये 4 चांद लगा देते हैं। तो आज जो हमारी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, किसी भी तरह की गायकी की बात करें, चाहे सूफ़ी कलाम की बात करें, कौमी तरानों की बात करें, हर जॉनरा में इन्होंने पाकिस्तान का नाम हमेशा रोशन किया है, इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। इस वक्त स्टूडियोज़ में हमारे साथ शबनम मजीद साहिबा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, और आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया कि आज के दिन आप तशरीफ़ लाई। आगाज़ करते हैं हम अपनी ज़रा गुफ्तगू का, और अताउल हक कासमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, हम फोर्सेस का जिक्र तो कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है हर एक ने हर तरीके से बचपन से लेकर अब तक हमने बहुत सारी चीज़ों को और बहुत सारे फेजेस को पाकिस्तान में देखा है, और ये जो जश्न आज़ादी हमारे लिए डबल ख़ास है, क्योंकि इस रीसेंट टाइम्स में जो हमने एपिसोड देखा इंडिया पाकिस्तान का, उसके बाद आई थिंक वो रिवाइव हुई हैं हम सबकी खुशियाँ कहीं ना कहीं। नो डाउट अबाउट दैट। एक मौलवी साहब थे, वो अपनी तकरीर का आगाज़ हमेशा इस तरह करते थे कि हज़रात गला ख़राब है, कमर में दर्द है, टांगें काम नहीं कर रही, लेकिन हज़रत का हुक्म था, मैं हाज़िर हो गया हूँ। तो मेरा भी कुछ इसी तरह का हाल है कि ख़ासा यानी मुझे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मैंने कहा ये जश्न आज़ादी है, इसमें तो मैंने आना ही आना है। so kind and it's an फिर honor पता for us. चला कि फ़ौजी भी साथ है, मैंने कहा अब तो आना ही आना तो है, आना ही आना वरना ये घर से भी ले जा सकते अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है वैसे ना। इनको अभी हम ये ज़रा इनसे भी पूछते हैं, क्योंकि हमारे पास तीनों फोर्सेस के रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद हैं। सर, नेवी, हम हमेशा तमाम फोर्सेस को क्रेडिट देते हैं। आई थिंक कि जब हमें रेगुलर शोज़ में भी आप लोगों की टीम से, जब आप लोगों की फोर्स से कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव आता है, हम हमेशा उन डिफ़िकल्टी और चैलेंजेस का जिक्र करते हैं। आई रियली वांट कि आपने अपने एक्सपीरियंस में ओवर टाइम नेवी के हवाले से हमारे देखने वालों को बताएं कि जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स पाकिस्तान एंड टुवर्ड्स सिक्योरिटी एंड एवरीथिंग, मैरीटाइम सिक्योरिटी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत शुक्रिया।
آپ نے مجھے موقع دیا. زیادہ تر نیوی کو اتنی زیادہ اویئرنیس نہیں ہے نیوی کے بارے میں جتنی باقی 2 فورسز کی رہی ہے. جی کہہ رہے ہیں آپ جی. تو اس میں کیونکہ سی جو میڈیم ہے نا وہ ڈفرینٹ ہے, اور اس میں جو زندگی ہے وہ مشکل ہے. جیسے ایئر میں اٹ از مور رسکیئر, اسی طرح جہازوں پہ, سمندر جہازوں پہ اور آبدوزوں میں, اور پھر ہماری نیول ایویشن بھی ہے. پھر ہماری جو 4th ڈائمنشن ہے وہ کوسٹل ڈیفنس ہے. یہ سارے کا سارا مل کے پھر ایک پوری نیول فورس بنی ہے, اور اس میں چیلنجز بے پناہ رہے ہیں. جو جرنی میں نے گزاری بہت انٹرسٹنگ اور بہت مزے کی رہی. اس پوری چھوٹی سی بیٹھک میں تو میں اس کو سارا کور نہیں کر پاؤں گا, لیکن میں قوم کو آج کے حوالے سے یہ ضرور ایک قسم کی ان کی بڑھانا چاہوں گا حوصلہ کہ آپ یقین رکھیں کہ ہمارے نیوی کے سرحد پہ ہم سب ہمہ وقت تیار ہیں, اور کسی بھی قسم کی جارحیت کا ہم انشاءاللہ تعالی ان کو بھرپور جواب دیں گے. اس کے علاوہ جو غیر روایتی چیلنجز ہیں جس میں آپ کی پائرسی ہے, آرم سمگلنگ ہے, اللیگل مائگریشن ہے, یہ جو سارے ہیں اس میں بھی پاک بحریہ کا بہت کردار رہا ہے. اس میں خود میں ایز اے کمانڈر ٹاسک فورس 150 بحرین میں پوسٹ رہا ہوں, اور ہم نے اس علاقے کی پوری پالیسنگ کی ہے, اور جو کہ کنٹینیوڈ ہے. اور ہم اپنے بھی پیٹرولز کر رہے ہیں جو اپنے ایکسکلوسیو اکنامک زون کے اندر تمام تر اپنے مفادات کا بہتر طور پر دفاع کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی, اینڈ وی آر ریئلی شیور اباؤٹ اٹ. اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے نہیں کہ ہم نے ہمیشہ منہ توڑ جواب دیا ہے. اچھا غضنفر علی شاہ صاحب, یہ جو بھی سر بتا بھی رہے نوید رضوی صاحب, یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز بھی ہے. ایٹ دا سیم ٹائم اس فورس کے حوالے سے اویئرنیس کا ظاہر ہے, فقدان رائے ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے, لیکن ظاہر ہے ان کی کنٹریبیوشن ایکولی اتنی امپورٹنٹ ہے. جب ہم 14 اگست کی سیلیبریشنز کا ذکر کریں تو میں نے بھی کہا کہ ہم اس بار مارکہ حق کے بعد اس کو زیادہ بھرپور انداز میں سیلیبریٹ کریں, اور وہ میں نے انتھوزیازم یہاں پہ آبزرو بھی کیا ہے. اس ٹائم جو ہماری تیاری بھی رہی ہے, فیسٹیولز انفیکٹ بہت زیادہ ہو رہے ہیں. دیکھیں, اب جہاں تک آپ نے بات کی پاکستان کی اور پاکستان کے دفاع کے حساب سے, تو اس کو اگر آپ ایک ٹوٹالٹی میں دیکھیں تو اس میں تو ہر شخص کا کردار, عطا اللہ قاسمی صاحب کا کردار, ان کو شبنم مجید کا کردار, نیوی کا کردار, عوام کا کردار, آرمی کا کردار, ایئر فورس, اس سب کو ملا کے ایک قوم بنتی ہے, اور اسی سب کو ملا کے ایک آپ کی ڈیفنس لائن بنتی ہے. اب اس کے اندر پرٹیکولرٹیز میں جب آپ جاتے ہیں تو ایک پروفیشنل رول آ جاتا ہے. وہ پروفیشنل رول ایک قوم کے اندر ہر شخص کو تفویض کیا ہوتا ہے. نیوی ہے تو اس نے سی لائن آف کمیونیکیشن راکس کو, ای زی کو دیکھنا ہے, میری ٹائم فرنٹیئر کو دیکھنا ہے, اور فیوچر بلو واٹر نیوی کا ہے. پاکستان اس پہ ڈیولپ کر رہا ہے, اپنی نیوی کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم سب مریض بھی بنا رہے ہیں, فریگیٹس بھی بنا رہے ہیں. ایئر فورس ہے تو ایئر فورس کی پرفارمنس آپ نے دیکھ لی. اس کو ایئر مارشل اورنگزیب صاحب نے ایک بڑے اسپیسیفک انداز میں بتایا کہ ہم ملٹی ڈومین آپریشن میں کام کر رہے ہیں. اب فوج کا یہ ہے, جب آپ بڑی فوج پہ آتی ہے تو جہاں نیوی نہیں پہنچ سکتی, جہاں ایئر فورس نہیں پہنچ سکتی کہ وہ فضا میں ہے یا پانی, وہ پاکستان کی ہر چپے پہ بری فوج پہنچ جاتی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان پچھلے کوئی 20-25 سال سے تو خاص طور پہ اس وقت جب امریکنز نے بنیادی طور پہ افغانستان میں فورسز آئی تھی, سوویت یونین نے حملہ کیا تھا, اور پھر پاکستان نے امریکن کے ساتھ لگ کے ایک جنگ لڑی, تو پوری دنیا نے کہا کہ آپ عالمی امن کے لیے ایک جنگ لڑ رہے ہیں. تو اس وقت سے پاکستان کے اندر جو دہشت گردی بھی شروع ہوئی, اس کو آپ اگر کمبائن کر لیں, آپ کی جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے, جس میں آپ کی جو ہے وہ نارتھ ایسٹ میں یا ویسٹ میں اگر آپ ایران کے ساتھ 900 کلومیٹر کا بارڈر شیئر کر رہے ہیں, اور لائن آف کمیونیکیشن شیئر کر رہے ہیں, انٹرنیشنل بارڈر لائن آف کنٹرول انڈیا کے ساتھ,
اس ڈپلائمنٹ کے علاوہ جو آرمی اس پچھلے 20 سال سے انڈر ٹینشن رہی ہے، یعنی پرسوں بھی ایک آپریشن ہوا ہے جس میں ایک کپتان اور کوئی 8 جوان شہید ہو گئے ہیں اور 6 زخمی ہیں، 328 بریگیڈ تھا جس میں یہ آپریشن ہوا ہے. یعنی کانسٹنٹلی اگر آپ اور پچھلے ایک مہینے کا اگر آپ ریکارڈ نکالیں گی تو اس میں 3 میجر، ایک مستونگ میں، 2 اپنا نارتھ وزیرستان، ساؤتھ وزیرستان، باجوڑ میں، اور ان کے ساتھ کوئی 10 جوان ہیں جو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے. اور یہ کنٹینیوس تھی ہے، اور میں اس کو صرف سیکیورٹی فورسز سے لنک نہیں کرتا. آپ کے 50,000 سویلینز ہیں جو اپنی جانوں کا نذرانہ، لیکن فوج ہے وہ ڈپلائیڈ ہے. اب وہ ڈپلائیڈ ہے بارڈر پہ بھی، وہ ڈپلائیڈ ہے آپ کے تمام آپ شروع ہو جائیے نارتھ وزیرستان، ساؤتھ وزیرستان، باجوڑ آپ چلی جائیے، بلوچستان آپ چلی جائیے، مستونگ آپ چلی جائیے، خزدار آپ چلی جائیے، تفتان آپ چلی جائیے، بارکھان آپ چلی جائیے. جہاں آپ جائیں گی آپ کے اس ہمارے جوان، ہمارے آفیسرز، تمام لوگ جو ہیں وہ بہت مشکل کنڈیشنز میں. فرق صرف اتنا ہے کہ نیوی اگر ایک اسپیسیفک کراچی، گوادر ادھر ڈپلائیڈ ہے، یا ایئر فورس اپنے بیسز پہ ہے، لیکن ہمارے وہ تمام موسموں کا مقابلہ کرتے ہوئے، تمام چیلنجز کا مقابلہ کرتے ہوئے، آن ٹاپ آف دیٹ جب آپ دشمن سے لڑ رہے ہوتے ہیں، انڈیا سے لڑ رہے ہیں یا کہیں اور، تو آپ یو آر فرنٹنگ، دی فورسز آر فیسنگ ایچ ادر. یہ جو 3rd ڈائمینشنل وارفیئر ہے نا، اس میں آپ کو پتہ نہیں کہ دشمن کدھر سے آ جائے. اور یہ جو چیلنجز ہیں اس کو فوج ابھی تک برداشت کر رہی ہے، لڑ رہی ہے. روزانہ کوئی نہ کوئی آپ کی، چاہے بلوچستان دیکھ لیں، آپ نارتھ ساؤتھ وزیرستان دیکھ لیں، اس میں آپ کی کوئی نہ کوئی شہادتیں ہو رہی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ان تمام چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے باوجود جو کچھ آپ جس کا ذکر کر رہی ہیں، مارکہ حق، جب انڈیا نے رات کے وقت حملہ کیا، کچھ ٹریڈیشن ہے رات کو حملہ کرنے کی. بزدل آدمی ہمیشہ رات کو آتا ہے، چور رات کو آتا ہے، ڈاکو رات کو آتا ہے، قاتل بھی عموماً کوشش کرتا ہے کہ اندھیرے کا جواب تو مل ہی جاتا ہے نا پھر اچھا سا. وہ ٹھیک ہے نا. لیکن پاکستان نے 2018 میں بھی کہا تھا کہ وی ول اسٹرائک یو بیک ایٹ دی ٹائم آف آور چوزنگ، ایٹ دی ٹارگیٹ آف آور چوزنگ. ٹارگیٹ بھی خود چنیں گے اور ٹائم بھی خود چنیں. صبح 10 بجے کا ٹائم چنا، جو حضرت ایئر فورس کے جہاز گئے اور انہوں نے اس جگہ پہ 2018 میں بمباری کی تھی جہاں پہ انڈین آرمی چیف بپن راوت، GOC نادرن کمانڈ اور GOC 25 ڈویژن ایک آپس روم میں بیٹھے ہوئے تھے نوشیرہ کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر میں، اور وہ بریفنگ لے رہے تھے. لیکن ایئر فورس کے ہماری چونکہ اعلیٰ اخلاقی اقدار ہے تو ہمارے پائلٹس نے اس آپس روم پہ بمباری نہیں کی، بلکہ سائیڈوں پہ ان کو بتا کے آگے تھا ایسی آئے سا. یاد رکھنا کہ ہم آئے تھے، ایسی آئے والے لوگوں سے بھی پوچھ لیتے ہیں ذرا یہ بھی ہمیں بتائے. ساجد طبیب صاحب، یہ بات تو ہمیشہ سے ہم نے ایڈمٹ کی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ ایز اے پاکستانی آئی فیل سو پراؤڈ وین ایور آئی ٹاک اباؤٹ آر فورسز، اور اسپیشلی اگر ہم ایئر فورس کی بات کریں ریسنٹ ٹائمس میں جو ہم نے جواب دیا دیٹ واز کمینڈیبل. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آئی وانٹ ٹو نو کہ جو ایئر فورس، جیسے ابھی نوید رضوی صاحب نے بتایا اور غضنفر صاحب بھی بتا رہے تھے کہ ایئر فورس کی لائف بھی آپ فضاؤں میں ہے، آپ کی ایکسیس وہاں پر ہے، اور وہاں پر دفاع کرنا اٹ سیلف یہ بھی ایک بہت چیلنجنگ کام ہے. اور ریسنٹ ایپیسوڈ پہ آئی ریئلی وانٹ کہ آپ کامنٹ کریں. بڑی تفصیل سے گفتگو ہوئی. ایڈمرل صاحب نے نیوی کا بتایا، بریگیڈیئر صاحب نے اس کا بتایا، چونکہ آرمی کا بتایا. میرا چونکہ ایئر فورس سے تعلق ہے تو مجھے بھی تھوڑا سا پیروکیل ہو کے اپنی فضائیہ کی بات کرنی ہے. پہلی بات تو یہ کہ ساری فورسز میں سے ایئر فورس ہے جہاز ہوا میں بھی مارتا ہے، زمین پہ بھی مارتا ہے، پانی پہ بھی مارتا ہے، پانی کے نیچے بھی مارتا ہے. ملٹیپل ڈائمنشنز میں ایئر فورس آپریٹ کرتی ہے. لیکن جنگ، جیسے انہوں نے کہا کہ قوم لڑتی ہے، سنرجی ہوتی ہے تینوں فورسز کی، بلکہ میں کہوں گا کہ یہ سارے ایپیسوڈ میں واقعی ایڈمرل صاحب نے جیسے کہا کہ نیوی کو ذرا ڈاؤن پلے کیا گیا، حالانکہ نیوی نے جو پوسچرنگ کی تھی اس نے وکرانت کو ہلنے نہیں دیا. اچھا، اب تھوڑی سی ہم نے مارکہ حق کی بڑی باتیں کر لی ہیں. میں کل ایک سیمینار پہ تھا، قاسمی صاحب خواتین، ان کا ٹاپک بڑا مزے کا تھا کہ مارکہ حق اور اس کے خواتین پہ اثرات. تو میں نے کہا بینگ این ایئر فورس میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا اثر یہ ہوا کہ فائٹر پائلٹوں کے رشتوں میں ڈیمانڈ بڑھ گئی. یہ ویسے بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے خواتین کے ساتھ. ویری انٹرسٹنگ ٹاپک. تو آئی سیڈ اٹ، میں کہا ابھی تو مجھے اپیرنٹلی جو نظر آ رہا ہے کہ خواتین میں، لڑکیوں میں فائٹر پائلٹوں کے رشتوں کی ڈیمانڈ بڑھ گئی. دوسرے آپ نے کہا کہ ایک میں اور تھوڑا سا ایک ہسٹوریکل چھوٹی سی ایک بات آپ کو بتاؤں. آپ چونکہ یوم آزادی ہے
بالکل. تو آپ نے ابھی کے ایپیسوڈ کی بات کی, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو کشمیر آزاد ہوا تھا اس میں صرف شوائے ایئر فورس کے کچھ لوگوں کے کسی کو یاد نہیں ہے کہ ایئر فورس نے ایک رول پلے کیا تھا جو بہت کروشل تھا. وہ کیا تھا سر؟ گلگت بلتستان میں اس سائڈ پہ اوپر ہمارے کچھ اپنے جوان بھی تھے. آپ کو یاد ہے کہ جو انگریز کمانڈر ان چیف تھا اس نے قائد اعظم کا کہنا ماننے سے انکار کر دیا تھا. ایک فلائنگ افسر ڈوگر نے بڑے پرانے ورلڈ وار کے فریٹر جہاز کے ساتھ سپلائز ڈراپ کی, جہاں پہ ہمارا کوئی فائٹر نہیں تھا, انڈیا کے فائٹرز آئے تھے, اور ان کے ہوتے ہوئے وہ ڈوگر صاحب نے جو وہ ہے سپلائز ڈراپ کی, جس سے بڑی ان کو ہیلپ ملی. اور ایک جو کمال ہوا تھا, آپ امیجن کریں 75 برس پہلے نہ جی پی ایس, آج کل تو فوڈ پانڈا والا بھی جی پی ایس کے بغیر نہیں آ سکتا. مجھے اگر اویس نہ آج یہاں کی لوکیشن بھیجے میں نہیں پہنچ سکتا تھا. اچھا, وہ ایک اگین سیکنڈ ورلڈ وار کے زمانے کا جہاز, فلائٹ لیفٹیننٹ خیبر خان, اس میں آگے ایک کاکپٹ ہوتا ہے, ایک پیچھے کاکپٹ ہوتا ہے, اس کو ہم ٹینڈم کاکپٹس کہتے ہیں. پچھلے کاکپٹ کو کھول کے ایک سر موٹر گن رکھی کیونکہ وہاں پہ ضرورت تھی. وہ ایک موٹر گن اس موسم میں ویلیز کے اندر فلائی کرتے ہوئے اسکردو میں ہمارے جو تھوڑے بہت ٹروپس تھے ان کو پہنچائی, اور یہ کنٹریبیوشن تھی ایئر فورس کی جس کی وجہ سے جی وی آزاد ہوا. واو. تو ایئر فورس نے تو پہلے دن سے قائد اعظم کے کہے کے اوپر کیا, کنٹری وداؤٹ اے اسٹرانگ ایئر فورس از ایٹ دی مرسی آف اینی اگریسر, اس کے اوپر کام کیا. اور باقی جو ابھی آپ نے دیکھا, ہمارا کام ہے سب سے پہلے قوم کا مورال اپ کرنا. بالکل. آپ 2019 کو یاد کریں, ایک دن پہلے کیا, قوم کتنی ڈپریس تھی, یہ کب کرے گی ایئر فورس. وہ آئے, وہ ہمارا بھلے درخت گرائے, لیکن اگلے دن 9:15 بجے کیا تھا, ہاں ایک کوا شہید کیا. 2 کوے تھے. 2 کوے تھے. وہ فورن ایمبیسڈرز نے بھی دیکھے تھے. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جیسے ہی رات کو رافیل اور وسارے ہم نے گرائے, آپ صبح لوگوں کا, پوری قوم کا مورال کہاں پہ یہ تو پہنچ گیا. کمال ہو گیا تھا جی. یہ تو اور آپ دیکھیں کہ اس اچھے ایک سٹارٹ نے جو ایئر فورس نے قوم کو دیا, جو بکھری ہوئی قوم تھی, سیاسی فرقوں میں بٹی, اس کو اکٹھا کر دیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ سب نے مل کے, تینوں فورسز نے مارکہ حق میں جو ایک کمال کیا ہے کہ قاسمی صاحب یہ جو سوڈو انٹلیکچوئل اٹھ کے 2 قومی نظریے کو لتاڑنے لگ جاتے ہیں, اور بدقسمتی سے یہ بات پھیلائی گئی ہے کہ جو کوئی قائد اعظم کے کوئی نیگیٹو پوائنٹس نکال لے, علامہ کے نکال لے, ہماری 2 قومی نظریے, اس کو بڑا انٹلیکچوئل سمجھا جاتا ہے. ان کے منہ پہ چپیڑ, میں کہوں گا تھپڑ نہیں کہوں گا, چپیڑ ماری, وہ بھی نہیں, مودی سے پڑوائی. مودی نے ثابت کر دیا 2 قومی نظریہ زندہ ہے. ایک اور چیز کہنا چاہوں گا کہ بنگلہ دیش میں آج ان کے فلیگ کے ساتھ پاکستان کے فلیگ اٹھائے جا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے 2 قومی نظریہ 14 اگست بنا رہے ہیں وہ. یہ ہے مودی کے اوپر تھپڑ سب سے بڑا. سر ایک میں آپ سے عرض کروں کہ لاہور میں بڑی بڑی شخصیتوں کے نام پہ سڑکیں موجود ہیں, لیکن اگر آپ کہیں نا کہ میں نے مولانا محمد علی جوہر روڈ پہ جانا ہے تو کسی کو نہیں پتہ ہوگا, لیکن ایم عالم روڈ ایوری باڈی نوز. جی, اس گفتگو کو انٹرپٹ کرنے کا میرا دل تو بالکل نہیں کر رہا, لیکن مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. ویلکم بیک ٹو گڈ مارننگ پبلک. جی, اس وقت ہمارے ساتھ ہم ایئر فورس کا ذکر کر رہے ہیں, تو ہمارے ساتھ ایک اور گیسٹ ہمیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے بھی جوائن کر رہے ہیں. میں ان کا بھی تعارف کرواتی چلوں. شہباز حسین صاحب نیول پائلٹ ہے ہمارے ساتھ, اور ان کو ہم خوش آمدید کہیں گے. تھینک یو ویری مچ شہباز حسین صاحب, بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا آج ہماری 14 اگست کے اسپیشل شو کے اندر. آئی ریئلی وانٹ ایز این آفیسر آپ کا انتھوزیازم اس بار اس 14 اگست پہ کیسا ہے, ہمارے ساتھ ذرا شیئر کریں. جی, سب سے پہلے تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می آن یور شو. سب سے پہلے تو میں ان شہیدوں کو خراج تحسین پیش کروں گا جنہوں نے 14 اگست کو اپنا خون بہا دے کے ہمیں یہ خوبصورت وطن کا تحفہ دیا. 13 اور 14 اگست کی رات کو جب مصطفیٰ علی حمدانی نے پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس لاہور سے جب ہمیں صبح طلوع آزادی کی نوید سنائی 14 اگست کی,
तो वो एक ऐसा लम्हा था, आई थिंक दैट वाज द अचीवमेंट नॉट ओनली फॉर द टू नेशन थ्योरी, बल्कि जो कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, आई थिंक वो सारी नजरियों की जीत थी, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की जीत थी, अल्लामा इकबाल के ख्वाब की जीत थी, और सर सैयद अहमद ख़ान की एक विजन की जीत थी। तो आई थिंक ये वो स्ट्रगल है, हमें 14 अगस्त के दिन उन लोगों को याद करना पड़ेगा कि जिनकी वजह से आज हम यहाँ पे बैठे हैं। और आई थिंक मैं अगर इसको 23 मार्च 1940 को जब करारदाद पाकिस्तान पेश हुई लाहौर में, तो उस तक पहुँचने के लिए एक बहुत बड़ा सफ़र है, एक बहुत बड़ी जर्नी है। पाकिस्तान के जितने भी विजनरी लीडर्स थे, सर सैयद अहमद ख़ान थे, मौलाना मोहम्मद अली जौहर थे, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह थे, और देयर वर सो मैनी, दे हैव कंट्रीब्यूटेड। तो आई थिंक मैं तो आज इसको इस लिहाज से देखता हूँ कि आज आज़ादी का जो दिन है, जो आज़ाद फ़िज़ाओं में हम सांस ले रहे हैं, ये इन लीडर्स की मरहून मिन्नत है। तो हमें इनको भुलाना नहीं चाहिए, और उन तमाम मुसलमानों की जो 5 से 6 लाख मुसलमान जो शहीद किए गए और 55 लाख इमिग्रेट हुए थ्रू आउट हिंदुस्तान, वो कैसे आए, किन हालात में आए, आपने पिक्चर्स देखी होंगी, ट्रेनों पे बैठ के आए, उनके इंजन्स पे बैठ के आए, बैलगाड़ियों पे बैठ के आए, अपना घर बार छोड़ के, अपनी ज़मीनें छोड़ के। आजकल तो कोई प्लॉट भी नहीं छोड़ता। तो आप ये सोचें, दिस वाज अ बिगेस्ट सेक्रीफाइस विच वाज गिवन, और आज हम एक आज़ाद इंडिपेंडेंट स्टेट में सांस ले रहे हैं, एक न्यूक्लियर स्टेट में, और अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज द गिफ्ट ऑफ दोज मुस्लिम्स। Absolutely. So I tribute to those Muslims. And it's a blessing. ये तो एक बहुत बड़ी नेमत है जिससे कोई भी डिनाई कर ही नहीं सकता। और इस वक्त जो कि हम जहाँ पे डिस्कशंस कर रहे हैं फोर्सेस के हवाले से, शबनम मजीद साहिबा भी हमारे साथ मौजूद है। जो कौम का मोराल की अभी साजिद हबीब साहब बात कर रहे थे, ये मिली नगमे हो, ये तराने हो, 1965 की जंग हो या कुछ भी हो, हमने हमेशा देखा है कि ये भी कौम का मोराल बुलंद करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। माशाल्लाह आपने तो इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। हाउ डू यू फील अबाउट इट? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगता है अपने पाकिस्तान के लिए, उसकी खिदमत के लिए हमें कोई मौका मिलता है, वो चाहे हमारे तरानों के ज़रिए से हो। और अभी जो रिसेंटली आज के रोज़ ही रिलीज़ हुआ है मेरा एयर फोर्स का एक मिली नगमा, जो कि पहले आलमगीर जी ने किया था, और इस दफ़ा तो ये मेरे लिए बड़ी एक गुड लक है, मेरे लिए बड़ी खुश नसीबी है मेरी कि मुझे इस वक्त भी मौके मिल रहे हैं। मतलब दिल तो चाहता है कि उस वक्त भी काश हम होते जब 1947 वो जो थी वो जंग थी, उसमें भी हम होते, और जिस तरह से मैडम नूर जहाँ जी ने वहाँ खुद से लाइव आके परफॉर्म किया, और उनमें उनका जोश जो था और वो बढ़ाया अपने फ़ौजियों का, अपने वो चाहे एयरफोर्स हो, चाहे आर्मी हो, चाहे, तो वो एक दिल में एक चीज़ थी, लेकिन वो अभी पूरी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़ा अच्छा लगता है जब भी मिली नगमा और कुछ, वो बड़े दिल से। अभी आज रिक्वेस्ट करें कि हमें कुछ सुना दें आप? जी ज़रूर, क्यों नहीं। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना, वतन 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 की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना, वतन की मिट्टी
शान ईमान, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। कहारियों गफारियों कुदूसियों जबरूत, कहारियों गफारियों कुदूसियों जबरूत, ये चार अनासिर हो तो बनता है मुसलमान, ये चार अनासिर हो तो बनता है मुसलमान। हर लहजा है मूमिन की नई शान ईमान। हम साया जिब्रील अमी बंदाए खाकी, हम साया जिब्रील अमी बंदाए खाकी, है इसका नशीमन न बुखारा न बदख्शां, है इसका नशीमन न बुखारा न बदख्शां। हर लहजा है मूमिन की नई शान ईमान। ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन कारी नजर आता है हकीकत में है कुरान, कारी नजर आता है हकीकत में है कुरान। हर लहजा है मूमिन की नई शान ईमान। जैसे जिगरे लाला में ठंडक हो वो शबनम, जैसे जिगरे लाला में ठंडक हो वो शबनम। दरियाओं के दिल जिससे दहल जाए वो तूफान, दरियाओं के दिल जिससे दहल जाए वो तूफान। हर लहजा है मूमिन की नई शान ईमान, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। Very nice, Very nice. very nice, very nice. क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। बहुत शुक्रिया कि आपने आज हमारे शो में चार चांद लगाए हैं। और इकबाल का कलाम बहुत खूबसूरत। माशाल्लाह, बीच में शबनम का नाम। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, हम प्रोग्राम में गुफ्तगू तो कर रहे हैं और ज़ाहिर है हम मुख्तलिफ चीज़ों की बात करते हैं, जहाँ पर हम बहुत सारी अच्छी एक पिक्चर भी देखते हैं हर लिहाज से। वो कहीं ना कहीं जहाँ पर हम अपने फ़ौजी जवानों का जिक्र करते हैं, अपने ऑफिसर्स का जिक्र करते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें बहुत सारी कुर्बानियाँ भी देनी पड़ती हैं। और चाहे वो अपनी फैमिली की शक्ल में हो, अपनी किसी दूसरी आप डिसेबिलिटी की बात करें। इस वक्त जो हमारे साथ शहबाज हुसैन साहब मौजूद हैं, अनफॉर्चुनेटली ड्यूरिंग सर्विस ये किसी अनफॉर्चुनेट हादसे की वजह से अपनी इनकी जो साइट है वो नहीं है, बट स्टिल इनका जो मोरल है, इनका जो इंथुजियाज़म है वो किसी भी फ़ौजी से कम नहीं है। एंड स्टिल ही इज़ एन ऑफिसर। और हम जब उनसे बात करेंगे, शहबाज साहब, हम बहुत सारे लोग ना, मैंने आपसे गुफ्तगू का आगाज़ 14 अगस्त की सेलिब्रेशन के हवाले से किया, लेकिन हम एज ए नॉर्मल ह्यूमन भी समहाउ बड़े नाशुक्रे होते हैं। हम बहुत सारी ब्लेसिंग्स को काउंट नहीं करते, बट आप जैसे लोगों को देखकर ऐसी हिम्मत होती है, हौसला मिलता है कि आप लोग अपनी किसी भी, आपने ड्यूरिंग सर्विस जो भी आप चीज़ें फ़ेस कर रहे हैं, चैलेंजेस आपने फ़ेस किए हैं, आपने उसको अपनी इनकरेजमेंट के तौर पे इस्तेमाल किया है, अपने हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया है। रियली वांट कि अपना ये जो जर्नी है, जो आप बहुत सारे लोगों के लिए भी काम कर रहे हैं, ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। जी थैंक यू वेरी मच। देखें, जब आप ज़िंदगी में कोई चीज़ सेक्रीफाइस नहीं करेंगे तो आपको रिवॉर्ड भी नहीं मिलेगा। और ये सब चीज़ें जब
آپ کی زندگی میں آتی ہیں, چیلنجز آتے ہیں اس طرح کے, تو یو آر بیسیکلی ٹرینڈ فار اٹ بائی دا گریٹ آل مائٹی اللہ. جب میں فلائنگ کرتا تھا, میں پائلٹ تھا نیوی کے اندر, تو میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری سائٹ چلی جائے گی اور میں ایک دفعہ ویژولی امپیئرڈ ہو جاؤں گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے میری سائٹ لی اور مجھے ویژن عطا کر دیا. تو آئی تھنک جب بصارت آپ سے لی جاتی ہے تو اس کے بعد یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے دروازے بند کر دیے. میرے لیے تمام دروازے آسمان کے کھل گئے اور مجھے اس کے بدلے میں بصیرت عطا فرما دی, اور وہیں سے میری جرنی سٹارٹ ہوئی. آئی بیکیم ڈسیبلٹی رائٹ ایڈوکیٹ, ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ, سوشل ایکٹیوسٹ, موٹیویشنل اسپیکر, کوچ. مجھے ایوارڈز بھی ملے, انٹرنیشنل ایوارڈز ملے, مجھے انٹرنیشنل برٹش پارلیمنٹ میں جا کے بات کرنے کا موقع ملا, پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے کا موقع ملا. تو یہ ساری چیزیں دیکھا جائے تو آئی تھنک ہر انسان کے اندر ایک سیٹ آف کوالٹیز ہے, صرف اپنے آپ کو پہچاننے کی بات ہے. اور یہی اگر ہم آج کے دن کے حوالے سے بات کریں, انڈیپینڈنس ڈے کے حوالے سے, تو آئی تھنک ہمارے جو اینسسٹر گزرے ہیں جنہوں نے قربانیاں دیں, جب آپ نے دیکھا کہ 1947 میں جب اعلان ہوا اس وقت کتنا جوش و خروش تھا, لیکن قربانیاں دینے کا وقت وہیں سے سٹارٹ ہوا. اور اس سے پہلے 1857 سے یہ جرنی سٹارٹ ہوئی, اور اس وقت جب یہ جنگ آزادی ہوئی اور اس کے بعد یہ جب برٹش راج تھا اور جب مسلمان جو فوجی تھے ان کو تخت دار پہ لٹکایا گیا, تو وہیں سے یہ دو قومی نظریہ پیدا ہوا, اس کا جنم ہوا. وہیں سے سر سید احمد خان اور اس کے بعد مولانا محمد علی جوہر اور اس کے بعد علامہ اقبال اور اس کے بعد قائد اعظم, دیر آر سو مینی بگ نیمز. تو آئی تھنک یہ ہر انسان کے اندر ایک سیٹ آف کوالٹیز ہیں, اور ایوری بڈی کین فیس دیز چیلنجز اگر وہ اس کے اندر ایک اعتماد ہے, ایک اللہ پہ یقین ہے, اور اس چیلنج کو قبول کرنے کا حوصلہ ہے. تو آئی تھنک ایوری بڈی کین اوور کم the challenges of their lives. جی definitely, and you are an inspiration for a lot of people out there. شہباز صاحب, آپ جیسے لوگوں سے بات کر کے ہمیں اپنا آپ ایسے لگتا ہے کہ ہم نے شاید کوئی contribution نہیں دی, but still آپ کی جو اچیومنٹس ہیں, آپ کا جو کام ہے, اور اسٹل جو آپ کر رہے ہیں, یہ اس پہ ہم سب کو آپ پہ فخر بھی ہے, اور ہم آپ کے بڑے شکر گزار بھی ہیں کہ آپ بہت سارے لوگوں کے لیے انسپریشن ہیں. لیکن ابھی آئی ایم آتھر آف 3 books also, my journey from sight to vision, اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی دوسری کتاب The Art of Decision Intelligence اور گرین مین, اور میں آتھر بھی ہوں. اور ابھی میں جو پاکستان میں کام کر رہا ہوں ایز اے ڈسیبلٹی رائٹ ایڈوکیٹ, میں ڈسیبلٹی ایکٹ کی امپلیمنٹیشن پہ کام کر رہا ہوں, اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی گورنمنٹ سے اور ان سے میرا ایک چھوٹی سی ریکویسٹ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر دیر آر 71% آف دی ڈسیبلڈ پیپل آر انمپلائڈ, اور وہ ان کو یہ ابھی وقت کی ضرورت ہے کہ ان کو پارلیمنٹ کے اندر ریزرو سیٹس 5 دی جائیں تاکہ وہ اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر سکیں. تو آئی تھنک اگر وہ وہاں پہ پہنچیں گے تو ان کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے, اور اس طرح پاکستان کا ایک پوری دنیا میں ایک سافٹ ویئر امیج بھی جائے گا. تو آئی تھنک پاکستان از آن دا ٹریک الحمدللہ. 1947 کے بعد ہم نے بہت کچھ اچیو کیا ہے. ہم نے نیوکلیئر اسٹیٹ ہونے کا ایک اعزاز حاصل کیا ہے, فرسٹ اسلامک کنٹری ود دا نیوکلیئر پاور. اور ریسنٹ اسٹینڈ آف میں آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے پوری دنیا کو یہ باور کرا دیا کہ اٹس ناٹ دا مشین, اٹس دا مین بیہائنڈ دا مشین, and it's the strategy which matters a lot. Or it's the motivation, determination which matters a lot. Definitely, definitely. I really want کہ ایڈمرل صاحب آپ بھی اس حوالے سے ایڈ کریں, کیونکہ ایک منٹ میں ضرور آپ جو بھی. انہوں نے بہت اچھی باتیں کی ہیں اور یہ مطالبہ کیا ہے کہ جو آنکھوں سے محروم ہیں ان کو پارلیمنٹ میں جگہ ہونی چاہیے. میرے خیال میں پارلیمنٹ میں آلریڈی کچھ نابینا موجود ہیں, تو اس لیے مزید سر سارے ڈسیبل ناٹ اونلی نابینا یہی فائدہ ہوتا ہے نا, جو رضا والے لوگ ہوتے ہیں آرام سے بات کر جاتے ہیں, ہم جیسے لوگوں کو ضرورت نہیں پڑتی ڈائریکٹ. کاشمی صاحب کی کوئی ناراضگی لگ رہی ہے پارلیمنٹ میں. نہیں, ویری ویل سیڈ. ویسے لیکن کہا ٹھیک ہے. جیسے آپ نے کہا شاویز میرے ساتھ
2017 سے 19 میں جب میں یہاں پہ کمانڈنٹ تھا وار کالج کا، تو یہ میرے ساتھ ہی موجود تھے، اور اس وقت میں نے ان کی یہ ڈسیبلٹی ہو چکی ہوئی تھی، لیکن میں نے اس آفسر میں جو ایک بہت اچھی چیز دیکھی وہ یہ دیکھی کہ ہمیں زندگی میں یہ اپنے بچوں کو بھی سکھانا چاہیے کہ جیسے بھی حالات ہوں ہمیں کبھی گیو اپ نہیں کرنا، نیور گیو اپ، اور پھر انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ بھی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور پھر وہ اس کا صلہ دیتا ہے۔ آج ماشاءاللہ ہی از ڈوئنگ ویری ویل، بہت زیادہ ہی از اے گڈ موٹیویشنل اسپیکر، بہت سی جگہوں پہ جا کے بچوں سے بات کرتا ہے، اور کئی ایسے بجھتے ہوئے دیے ہوتے ہیں جن کو دوبارہ لا کو جلا دیتا ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ کسی ایک میں بھی کوئی چینج لے آئیں، میرے خیال میں your job is done. Your job is done. You are so right. شہباز صاحب, in the end I really want کہ آپ اس ساری جو بیٹھک پہ ہم بات کر رہے ہیں, آپ نے تو ماشاءاللہ اتنا زبردست کام کیا بھی ہے اور اب آپ کر بھی رہے ہیں, اور فیوچر کے لیے what are your plans, اور یہ جو ابھی آپ نے پاکستان کے اندر بھی جو آپ ایکٹیویٹی کے طور پہ اس کو آگے لے کر چل رہے ہیں, کچھ بھی آپ کہنا چاہیں ہمارے پلیٹ فارم سے آج کے دن خاص طور پہ؟ دیکھیں, آج پاکستان کا جو انڈیپینڈنس ڈے ہے, اس کے حوالے سے ایک شعر میرے ذہن میں ہے جو میں یہاں پہ گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ موج بڑھے یا آندھی آئے, موج بڑھے یا آندھی آئے, دیا جلائے رکھنا ہے, گھر کی خاطر 100 دکھ جھیلے, اس گھر کی خاطر 100 دکھ جھیلے, اس گھر کی خاطر 100 دکھ جھیلے, گھر تو آخر اپنا ہے. تو یہ وہ شعر ہے جو میں اپنے جن لوگوں نے قربانیاں دی پاکستان کی خاطر, ان کو میں گوش گزار کرنا چاہوں گا. آئی تھنک گھر کے اندر بھی لڑائیاں ہوتی ہیں, گھر کے اندر بھی بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب ہوتا کہ ہم گھر کے جو ستون ہیں ان کو ہی گرا دیں. گھر نہیں رہے گا تو ہم بھی نہیں رہیں گے. تو سب سے پہلے پاکستان, سب سے پہلے پاکستان, اور ہمیشہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد. یہ ایک بات ہے جو ہمیشہ ہمیں یاد رکھنی بھی چاہیے اور ہم رکھیں گے بھی انشاءاللہ. آپ سب مہمانوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ تشریف لائے, آپ لوگوں نے وقت دیا, آپ لوگوں کی کہانیاں, آپ لوگوں کے ایکسپیرینسز ہم سب کے لیے, انفیکٹ آنے والی کئی جنریشنز کے لیے انسپریشنل ہے. اور آئی فیل سو پراؤڈ کہ جب میں آپ لوگوں کا انٹرویو لیتی ہوں اور آپ لوگوں سے بات کرتی ہوں. ساجد صاحب, ان دا اینڈ اگر آپ بھی کچھ کنکلوڈ کرنا چاہیں, پھر ہم قاسمی صاحب سے کچھ, اگر آپ کو بات کو کنکلوڈ کرنا چاہیں, اینی تھنگ یو وانٹ ٹو ایڈ آن. میں کہوں گا کہ یہ جو سلسلہ بنا ہے اس کو بنائے رکھیے, ملک کو لے کے آگے چلیں, اور اگر آپ کو موٹیویشن ملی ہے تو آپ یقین رکھیے کہ یہ مسلح افواج میں شامل ہو کے جس طرح آپ اپنے ملک کا ایک قرض ہے ہمارے, میں سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی کے اوپر قرض ہے, اور اس کو اتار سکتے ہیں. اس کے لیے شہید ہونا ضروری نہیں ہے. اور یاد رکھیے, صرف یہی شعبہ ہے جہاں پہ مائیں اپنے بچوں کو بھیجتی ہیں کہ جان بھی دینی پڑے تو اپنا کام ضرور کرنا. کیا بات ہے, خوبصورت بات. سگریٹ کا وقفہ ہے یا ابھی ہم آپ کو اجازت نہیں دے رہے, ابھی آپ ہمارے ساتھ ہیں. میں ہوں. ہاں آپ ہیں. ابھی آپ کو بس ایک سنا کے تو آپ کو بریک دے دیں گے ہم. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم نے ان تینوں کو بٹھائے رکھیں شام تک. ہم نے ان تینوں کو فری کرنا. آپ نے فرمائش کی ہے تو یہ ایک غزل میرے سامنے آ گئی ہے. وہ گرد ہے کہ وقت سے اوجھل تو میں بھی ہوں, وہ گرد ہے کہ وقت سے اوجھل تو میں بھی ہوں, پھر بھی غبار جیسا کوئی پل تو میں بھی ہوں. خواہش کی وحشتوں کا یہ جنگل ہے پر خطر, مجھ سے بھی احتیاط کہ جنگل تو میں بھی ہوں. خواہش کی وحشتوں کا یہ جنگل ہے پر خطر, مجھ سے بھی احتیاط کہ جنگل تو میں بھی ہوں. بنجر زمین کی زرد رتوں سے نکل کے وہ آئے گا میرے پاس کہ بادل تو میں بھی ہوں. اور یہ شعر سنے کہ لگتا نہیں کہ اس سے مراسم بحال ہوں, لگتا نہیں کہ اس سے مراسم بحال ہوں, میں کیا کروں کہ تھوڑا سا پاگل تو میں بھی ہوں. لگتا نہیں کہ اس سے مراسم بحال ہوں, میں کیا کروں کہ تھوڑا سا پاگل تو میں بھی ہوں. وہ میرے دل کے گوشے میں موجود ہے کہیں, اور اس کے دل میں تھوڑی سی ہلچل تو میں بھی ہوں.
निकले हो कतरा कतरा मोहब्बत तलाश ने, देखो इधर के प्यार की छागल तो मैं भी हूँ। और एक आध शेर और है इसमें मेरे ख्याल में, हाँ जी, कैसे इसे निकालूं मैं जिंदान ज़ात से, कैसे उसे निकालूं मैं जिंदान ज़ात से, जिंदान ज़ात ही में मुकफ़ल तो मैं भी हूँ। और आखिरी शेर है कि माजी के आईने में अता कोई खुश अदा, शिकवा कुना था कहता था सांवल तो मैं भी हूँ। वाह, बहुत शुक्रिया कासमी साहब। और कासमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बाकी तीनों मेहमानों का, तीनों फोर्सेस के रिप्रेजेंटेटिव्स का मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करूंगी। सर थैंक यू वेरी मच कि आप लोग तशरीफ़ लाए। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे और फिर हम गुफ्तगू को जारी रखेंगे। ये आपकी नज़र। क्या बात है, ज़बरदस्त। थैंक यू वेरी मच शबनम, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आज हमारे स्पेशल ट्रांसमिशन का हिस्सा हैं। रियली फील गुड कि ये वो, जैसे अभी हम पहले भी बात कर रहे थे कि आप लोग वो है जो कहीं ना कहीं मोराल को बिल्ड करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। और माशाल्लाह आपकी आवाज़ तो है ही बहुत खूबसूरत। अच्छा जी, और अभी इस वक्त स्टूडियोज़ में मैंने आपको जैसे ब्रेक पर जाने से पहले बताया था और भी मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे। ताउला कासमी साहब हमारे साथ। मैं तो काफ़ी देर से बैठा। आप तो बैठे हैं, आपको हमने जाने नहीं देना। आप इतनी अच्छी बातें करते हैं, हमारा जो है वो दिल लगा रहता है। वो बातें जो हम नहीं कर पाते वो आप मज़ाक में कह देते हैं। ये तो मैंने आपका फिर भी कहा है। अच्छा जी, अब हम उन लोगों की भी कंट्रीब्यूशन के हवाले से बात करेंगे। हम हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान के झंडे के अंदर जो सफ़ेद रंग है वो उन लोगों की पहचान है या उन लोगों को जाहिर करता है जिनका इक्वली रोल है पाकिस्तान की तरक्की में, तामीर में। पाकिस्तान, हम जब अवाम की बात करते हैं, तख्लीक में भी एब्सोल्युटली। और हम आज बहुत सारे अपने उन बहन भाइयों के हवाले से भी बात करेंगे और उनकी कंट्रीब्यूशन के हवाले से भी बात करेंगे। तारीख़ को बताना और बेहतरीन अंदाज में बताना। विद टाइम हमने बहुत सारी चीज़ों को इवॉल्व होते हुए देखा है। अब डॉक्यूमेंट्रीज़ की शक्ल में आप हो, चाहे आप डिजिटल मीडिया के ऊपर देखें, अब वो मैसेजेस जो किताबों और दूसरी चीज़ों में मिलते हैं वो अब हमें डिजिटली जो चीज़ें अवेलेबल हैं उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इस वक्त हमारे साथ शमीम जॉन साहब मौजूद हैं और ये कि चर्च हिस्ट्री रिसर्चर है। इस वक्त हमारे शो का हिस्सा बने। बहुत शुक्रिया आपका कि आप तशरीफ़ लाए। और जहाँ पे हम तारीख़ की बात करते हैं तो पाकिस्तान की तारीख़ जितनी रिच है उसको बहुत सारे लोगों ने बड़े बेहतर अंदाज में हम तक पहुँचाया भी है।
तारीख दान, रिसर्चर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स, इन सब का बड़ा रोल रहा है। डॉक्टर इकबाल चावला हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपका कि आप तशरीफ़ लाए। और जब हम अपने सिख बहन भाइयों की बात करते हैं, सिख बरादरी की बात करते हैं, ये वो लोग हैं जो जितने ज़िंदा दिल हैं पाकिस्तान के अंदर भी उतनी ज़िंदा दिली का मुजाहरा करते हैं। पाकिस्तान इनके दिलों में रहता है क्योंकि ये ख़ुद पाकिस्तानी होते हैं, और जब पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं या उसके हवाले से कोई भी इनकी कंट्रीब्यूशन होते हैं, तो इतने खुले दिल से इस चीज़ को ओनरशिप लेना ये बहुत बड़ी बात होती है। और हम इस वक्त जिन शख्स का जिक्र करने वाले सरदार बिशन सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया सर आपका कि आप तशरीफ़ लाए। और ये इनसे हमने पूछा कि सर आप अमृतसर से, इन्होंने कहा नहीं मैं लाहौरी हूँ और मैं हमेशा से पंजाबी हूँ। सर बहुत शुक्रिया आपका कि आप तशरीफ़ लाए। आप सब मेहमानों को एक बार फिर मैं खुश आमदीद भी कहूँगी, और आप सबका कुछ जश्न आज़ादी की खुशियाँ भी बहुत बहुत मुबारक हों। सरदार जी आपसे हम ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। परचम आपके हाथ में है, वैसे जैसे हमने ऑफर कहा कि आप अमृतसर से हैं, तो आपने कहा नहीं जी मैं अमृतसर से नहीं हूँ, मैं सही पाकिस्तानी हूँ। तो आप बताएं कि आपके आबाओ अजदाद यहीं पे रहे, हमेशा से रहे। आज 14 अगस्त ज़ाहिर है हम डबल खुशी से मना रहे हैं इस मार्का हक के बाद, अपने जज्बात का इजहार कीजिएगा। सब तो पहले तो मैं पूरी पाकिस्तानी कौम और दुनिया भर बैठे पाकिस्तानी भैन भरावां नूं जश्न आज़ादी दी लख लख ਵਧਾਈ देना। जिस तरह के आपने दस्या मेरे परदादा मेरे दादा जी 47 पाकिस्तान च रहन का फैसला किया। उस वक्त मेरे वालद साहब कोई तकरीबन 15-16 साल दे सन। सानू इस गल दे उत्ते माण और फखर है क्योंकि साढ़े बुजुर्गों ने पाकिस्तान च रहन का फैसला किया। बहुत अच्छे, वाह। पाकिस्तान हर सिख वास्ते मक्का है। वाह। सिख धर्म की शुरुआत श्री गुरु नानक देव जी महाराज ਜਿਹੜੇ सिख धर्म के पहले गुरु ने ननकाना साहब बर्थ प्लेस से असी जन्म स्थान भी कहते हैं, और आखिरी आरामगाह करतारपुर साहब नारोवाल है। साढ़े 5वें गुरु गुरु अर्जन देव जी महाराज बादशाही मस्जिद नाल गुरुद्वारा डेरा साहब है, शहीदी स्थान है। साढ़े चौथे गुरु गुरु रामदास कश्मीरी काटे चूना मंडी चौक च पैदा होए। सिख धर्म की सिख मजहब की 70% हिस्टरी पाकिस्तान है। वाह। असी बड़े फखर दे नाल ये गल करते हैं कि असे पाकिस्तान च जितने मजहबी तौर पर आज़ाद हाँ, जेड़े मास्टर तारा सिंह मास्टर बलदेव सिंह ने RSS दी चाल ब्राह्मणवादी जी एक सोच है उन्होंने वरगला के फैसला किया। आज भी इंडिया पंजाब की मैं गल कर रहा, सिखां के हालात देख लो और पाकिस्तान सिखां के हालात देख लो तो आसमान ज़मीन का फर्क है। बिल्कुल। पाकिस्तान के हर सूबे दे विच, हर शहर दे विच, हर गली दे विच इस वक्त तुहानूं सिख नज़र आएगा। हर बाज़ार दे विच छोटा मोटा कारोबार तुहानूं सिखां दा नज़र आएगा। पाकिस्तान की जिहड़ी सरजमीन है ये साढ़े वास्ते बहुत मुकद्दस और पवित्र है। बेशक इत्थे साढ़े गुरु साहबान के संबंधित 162 तारीखी गुरुद्वारे ने। सानू तो ये माण और फखर है, लेकिन मैं तो ये भी दसना चाहांगा कि दुनिया पर सिख जिथे भी बैठा है उसका दिल हमेशा पाकिस्तान नाल धड़कदा है। ते पाकिस्तान के हक च अपनी आवाज़ बुलंद कर दें। असी 2 टाइम साड़ी इबादत होंदे ते 2 टाइम पाकिस्तान वास्ते, और सब तो वड्डी जिहड़ी गल है नानक नाम चढ़दी गला तेरे पाने सरबत दा भला। सरबत दा भले का मतलब है कि सारे कायनात सारी दुनिया का असी भला मंगते, इन्हों उन्हों दा खैर मंगते। ते साढ़े जिहड़े तालीमात ने गुरु नानक साहब ने दस्सिया, ये जिहड़ी धरती है ये माँ है, ये जिहड़े पाकिस्तान की सरजमीन ये सिखां दी माँ है। वाह। एक तो गुरु नानक साहब के कलाम है सलोक पुण गुरु पानी पिता माता धर, यानी माता जिहड़ी
ਉਹ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ पोते ने, साढ़े तो 5वीं 6वीं नस्ल है। क्या बात है, जबरदस्त जी। और आप वैसे ना टड़ी कदा कलामी करना है, मैनू इसलिए इन्नी खुशी हो रही है कि सरदार जी पंजाबी बोलते पे ने। मैं इंडिया गया तो मेरा जो टैक्सी ड्राइवर सी वो सरदार हैगा सी, वो मेरे नाल उर्दू बोली जावे और मैं क्या खुदा को डर यार है तू सरदार है, तू तो पंजाबी च गल नहीं करता पे। बिल्कुल सही। अच्छा जी, अब जहाँ पे हम कासमी साहब, ये अभी हम अपने सिख भाइयों की बात कर रहे हैं, जाहिर है ये जिस तरह से कह रहे हैं कि इनके बाओजदाद यहाँ पे रहे हैं और ये जिस तरह से पूरी सिख कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेशन है, कहीं ना कहीं हम जहाँ पे माइनॉरिटीज़ की बात कर रहे हैं उसमें इतना इम्पोर्टेंट रोल है इन लोगों का, उससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। और जितना ये लोग खुश हैं बिकॉज दे आर हैप्पी अबाउट कि इनके साथ पंजाब हो, कहीं भी हो, बड़ा इनके साथ अच्छा सलूक है, इनकी इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, अच्छा सलूक है। और उसके अलावा ये बड़े खुले दिल के लोग हैं, बेशक। वो इनके साथ हंसी मजाक करें तो माइंड नहीं करते। इनको सरदारों को लतीफ़ा सुनाए उस पर भी हंसते हैं। पठाना दे सरदारा दे लतीफे ने, पंजाबियां दे बहुत सारे लतीफ़े। अच्छा जी, क्योंकि हम तारीख़ का जिक्र कर रहे हैं और अभी मैंने जैसे डॉक्यूमेंट्रीज़ और डिजिटल फॉरम्स के ऊपर जो अब हम रिप्रेजेंटेशन या जो तारीख़ को बयान करना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। आप चूँकि चर्च हिस्ट्री रिसर्चर भी हैं तो मैं ज़रूर चाहूँगी आप इस पर्सपेक्टिव से भी बताइएगा। और आज चूँकि 14 अगस्त है, हमने कासमी साहब ने बड़ा अच्छा मेरे जुमले में ऐड ऑन किया कि पाकिस्तान के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है तख्लीक से लेकर अब तक वो बड़ी इंपॉर्टेंट रही है। मैं इसको और बढ़ाऊंगा कि तख्लीक से पहले की अगर आप बात करें ना, मैं आपको थोड़ी सी तारीख बताऊंगा। एंग्लिकन चर्च जब जो जिसको चर्च ऑफ इंग्लैंड भी आम फहम में बोलते हैं, वो लाइक 1840s से उन्होंने चर्चेस बिल्ड करना शुरू किए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, पाकिस्तान में बहुत ही तारीख़ी चर्चेस हैं। उसकी वजह क्या है? चर्च वहाँ पे बनता है जहाँ पे उस ख़ास तबके के ख़ास इबादतगाह के लोग हों, ख़ास मज़हब के लोग हों। अब कुछ लोग ये समझते हैं कि चर्चेस या मसीही तब आए यहाँ पे जब पाकिस्तान से पहले ब्रिटिश यहाँ पे आए, उन्होंने कॉलोनियल एरा में काफ़ी काम किया। एक्चुअल जो इस ग्राउंड की जो रियलिटी है वो टैक्सला जो है वो तहजीब व तमद्दन का गढ़ रहा है शुरू से ही। फर्स्ट सेंचुरी में, पहली सदी ईस्वी में, जीसस क्राइस्ट के जो 12 अवलीन शागिर्द थे उनमें से एक शागिर्द थे मुक़द्दस तोमा उन्हें बोलते हैं। वो टैक्सला सरकब में तशरीफ़ लाए पहली सदी में। उनके शवाहिद अभी भी वहाँ पे मौजूद हैं जहाँ पे वो रहे हैं और उसके ऊपर तारीख़ भी लिखी हुई है। टैक्सला से वो पैदल सफ़र करके इंडिया साउथ में पहुँचे, यहाँ से हो के गए और उस वक्त पहली सदी से ही मसीहियत यहाँ पे कायम हो गई इस ख़ित्ते में, सब कॉन्टिनेंट में। उसके बाद मुख्तलिफ़ अवामिल से गुज़रना पड़ा। इतनी आज़ादी शुरू से ही इस ख़ित्ते में नहीं रही है, मजहबी आज़ादी। तो उसके बाद जब ब्रिटिश आए उन्होंने ख़ास कर काम किया आर्किटेक्चर पे। बिल्कुल सही। उन्होंने बहुत ही खूबसूरत चर्चेस बनाए। उन्होंने जो वेस्टर्न कंस्ट्रक्शन स्टाइल है, रोमनेस्क या आप न्यू गॉथिक बोलें, गॉथिक रिवाइवल स्टाइल के चर्चेस पूरे पाकिस्तान में, बल्कि ये ख़ित्ता एक था इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, एक तरह के चर्चेस बनाए। अब कराची से खैबर तक अगर आप चर्चेस की कंस्ट्रक्शन भी देखें एक जैसी। उसके बाद यहाँ पे अभी जिन चर्चेस पे मैंने रिसर्च की है उनमें 1842 के चर्चेस भी हैं, दे आर स्टिल हियर। लाहौर में 1856 का है गिरजा चौक, आपने नाम सुना होगा, जो वाइट बिल्डिंग है वो 1856 में बना। रिसेंटली पाकिस्तान मिलिट्री ने उसको रिस्टोर भी करवाया है। और उसके अलावा बहुत से ऐसे दूर दराज इलाके जैसे हिल स्टेशन है, जब ब्रिटिश यहाँ पे आए उन्होंने टोटल सब कॉन्टिनेंट में 20 हिल स्टेशंस बनाए, जिनमें से ज़्यादातर दूसरे हिस्से में हैं, पाकिस्तान में भी हैं। आपने ठंडियानी का नाम सुना होगा? बिल्कुल सुना है। वहाँ पे बहुत ही पुराना चर्च अभी भी मौजूद है। फिर आप चले जाएं मरी में, आप मलका कोहसार नाम तो सुनते हैं लेकिन मरी सिटी है। किसी शहर का नाम फेमिनिन में सुना आपने? नहीं सुना? तो मलका कोहसार दरअसल मरी के लिए इस्तेमाल नहीं होता रहा, सेंट मैरी के लिए इस्तेमाल होता रहा है।
मलका कोहसार, उसके पीछे ये कहानी है। उसके वहाँ पे मॉल रोड पे 3 चर्चेज हैं जो बहुत तारीखी चर्चेज हैं। मॉल रोड पे होली ट्रिनिटी चर्च है 1856, वहाँ पे मलका बरतानिया खुद तशरीफ लाई। उसके बाद थोड़ा आगे जाएं सेंट मार्गरेट यूनियन चर्च, सेंट मार्गरेट यूनियन बिल्कुल डिव हेडक्वार्टर के बिल्कुल सामने है। अच्छा, उसका नाम यूनियन चर्च क्यों रखा? कि वो किसी ख़ास डिनोमिनेशन से लिंक नहीं था, बल्कि लोग भी वहाँ पे किसी तबके से किसी बेशक किसी मज़हब से भी आके वहाँ पे इबादत कर सकते हैं। उसके अंदर एक स्टेन ग्लास विंडो है जिसके ऊपर सेंट मार्गरेट, शी वाज फ्रॉम आयरलैंड, बिल्कुल सही, उनकी इमेजेस भी हैं, दीगर कई सेंट्स पे उनकी इमेजेस भी हैं, ताकि लोग ये ना समझें कि किसी एक फ़िरके का है। थोड़ा आगे जाएं प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट आ जाता है, वहाँ पे लेडी ऑफ सॉरो चर्च है। मतलब ये था कि उन्होंने बेशुमार ऐसे लोग जो दीगर ममालिक से आते थे, सयाह वगैरह, वो वहाँ के अपनी इबादत कर सकें। मैं सारे सूबों की बात करूँगा, KPK में भी बहुत तारीखी चर्च है जिन पे मैंने रिसर्च की है। बिल्कुल ठीक। एक कैंट के अंदर ही बिल्कुल एक चर्च है सेंट माइकल्स चर्च, सेंट माइकल चर्च की और मस्जिद की दीवार एक है। Yes, I've seen that, बिल्कुल। मैंने वो भी दिखाया और वो चर्च भी है ना। अब खूबसूरती यह है कि उसको तफरीक ना क्रिएट हो, उन्होंने वो चर्च खास कर उसके ऊपर भी गुंबद बनाए हैं। बहुत अच्छे, वाह खूबसूरत, ताकि ऐसा लगे कि ये है पाकिस्तान जी, और ये है पॉजिटिविटी और रिलीजियस हार्मनी जो हमें आज मुझे लगता है कि आपने डॉक्टर साहब को मेरे लिए बुलाया, क्योंकि मेरे जहन में बहुत पुराना एक सवाल था, मुझे उसका कोई जवाब नहीं देता था। मैं जब अमेरिका में था तो मेरी एक दोस्त थी, लोरी नाम था उसका। अच्छा, वो जी उसके जिस्म का कोई हिस्सा जो है वो नज़र नहीं आता था, हत्ता कि उसने दस्ताने पहने हुए थे वो, हाँ, और क्या कहते हैं, हिजाब कह लें या जो कह लें, और ना वो शराब पीती थी ना वो डांस करती थी, बिल्कुल यानी हैरान कौन उस माशरे में। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई ये तो बड़ा अजीब है, तुम्हारा कौन सा मज़हब है? कहती क्रिश्चियन। मैंने कहा नहीं सारे। कौन सा फ़िरका? मैंने कहा चलें बताएं। उसने कहा जी पेंटिकॉस्ट। जी जी बिल्कुल। मैंने कहा ये तो मैंने पहली दफ़ा सुना है। फिर वो मुझे अपने चर्च में भी ले गई। अच्छा, चर्च लेके गई है ना, तो मुझे लगा जैसे मैं रायगढ़ में आ गया हूँ। बिल्कुल, वो वहाँ सारे जितने थे ना एक दूसरे को ब्रदर 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 कहते थे, जैसे यहाँ फुरकान भाई। जी जी, इनमें एक है जस्ट लाइक दैट। और फिर वहाँ से तबलीगी वफद रवाना हो रहे थे तबलीग के लिए दूसरे शहरों में, और फिर ये इसको कहते थे टाइम। तबलीग वाले ऐसे करते हैं ना, तबलीग के 3 दिन, मैंने भी 3 दिन दिए हुए यहाँ पे। अच्छा। लेकिन वो जो वहाँ देते थे ना दोपहर का खाना, वो गोंगलू होते थे, वो डूबे हुए। गोंगली ढूंढने के लिए भी उसमें छलांग लगानी पड़ती थी। शोरा गोंगलू भी नहीं निकलता था उससे। तो बहरहाल जी ये पेंटिकॉस्ट में बड़ा हैरान हुआ वहाँ से। अच्छा, वो उसी तरह ना ज़ारो कितार रोते भी थे अपने गुनाहों का याद करके, और वो मुझे बड़ा ही अजीब लगा था। वो सर 2 मेन डिनोमिनेशंस हैं, एक रोमन कैथलिक्स हैं और एक प्रोटेस्टेंट हैं। अब प्रोटेस्टेंट में भी मतलब कुछ आगे तबकात। अब ये जो पेंटिकॉस्टल है आमतौर पे उसको बोलते हैं ब्रदरन चर्च। ब्रदरन किस तरह से कहते हैं कि हम एक हैं, मतलब इक्वालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। आमतौर पे आपने चर्चेस में देखा होगा हायरार्कियल, बिशप हैं, उसके बाद प्रीस्ट हैं, फिर दीगर लोग हैं। अब उन्होंने मेन स्ट्रीम चर्चेस से अलग होके कि हम सादगी से अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे और अपने आप को ब्रदर या सिस्टर बोलते थे। पाकिस्तान में भी हैं ये पेंटिकॉस्टल चर्चेस हैं, जिसमें पाकिस्तान में कहाँ हैं बेशुमार पेंटिकॉस्टल हैं। वाकई जी जी, जिस तरह ये बहार कॉलोनी है, जोहानाबाद है, जो क्रिश्चियन मसीह बस्ती है, यहाँ पर इस तरह के चर्चेस हैं, वेरी सिंपल चर्चेस, मॉडरेट लोग, और वो भी लिबास वैसे ही पहनते हैं जैसे वेरी सिंपल आउटफिट जिस तरह हम पहनते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ, ये इसमें ये हाँ अपने जिस्म को कवर करना, हेड को कवर करना, ये एक हमारी तहजीब का हिस्सा है। और अगर अमेरिका में या यूके में वो कर रही थी, वो भी मॉडरेट लोग वहाँ पे भी बसते हैं। इसका ताल्लुक तहजीब से है जिस जगह पे आप रहते हैं। इसका ये कोई रिलीजियस बाउंडिंग नहीं है। नहीं सर, वहाँ को तो अमेरिका में जो है वो तो कुछ तसव्वुर नहीं कर सकता
हिजाब होगा और पूरा जिस्म, ना वो डांस करेगा ना शराब पिएगा। बिल्कुल सर। सर अमेरिका में भी बेशुमार लोग हिजरत करके दूसरे ममालिक से आए हैं। सही। और जो मजहबी तालीम जो है ना वो ये बिल्कुल सिखाती है कि मॉडरेसी, हर तरह से अपने आप को, यानी कि खुदा के हज़ूर जब जाना है ना, देखिए हम वो उन मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं जो कुतुब पे ईमान रखते हैं, बिल्कुल तो सही। उनमें आई एम श्योर। और ये चीज़ें ओवरऑल जैसे भी कासमी साहब ने किया, मैं डॉक्टर इकबाल चावला से भी डिस्कशन करना चाहूँगी सर, क्योंकि जैसे हम अभी बात कर रहे हैं कि जो हमारी हिस्ट्री है इट्स वेरी रिच, जहाँ पर हम 14 अगस्त 1947 की स्ट्रगल्स, आज़ादी और इन सब चीज़ों की बात कर रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे ये वो कुर्बानियाँ हैं जो कि जनरेशनल आगे हमारे यहाँ चल रही हैं। और जैसे अभी इनके आबाओ अजदाद तो यहाँ पर थे, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ रह गए, जो आज तक मिले नहीं, उनकी फैमिलीज़ हैं। रियली वांट कि आप उस स्ट्रगल, उन चैलेंजेस को भी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से हमारे साथ शेयर करें डॉक्टर साहब। आपका बहुत शुक्रिया। बात यह है कि पाकिस्तान, इन्होंने कहा पाकिस्तान तो कई पर्सपेक्टिव है कि क्यों बना है। 47 में जो जिन्ना ने 40 में तकरीर की थी उसमें यूनाइटेड पंजाब और यूनाइटेड बंगाल था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि रेडक्लिफ अवार्ड में या उससे पहले लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून प्लान में जिन्ना को मजबूर कर डाला कि आप पंजाब और बंगाल की तकसीम को वो तस्लीम करें। अच्छा, जब वो पंजाब और बंगाल तकसीम हुआ तो नेचुरली फिर ये तसव्वुर भी नहीं था जिन्ना का, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब का, कि इतनी बड़ी महाजर आएंगे इधर से उधर, उधर से इधर। एक जुनूनियत का सीन था 47 में। अगर उसकी फ़ज़ा तो बन रही थी, 46 से शुरू हुआ, कलकत्ता में राइट्स हुए, फिर यहाँ पर इन्होंने ज़िक्र किया सरदार जी ने, RSS ने, सारे हिंदू नहीं, हिंदुओं में से चंद इंतहा पसंद जिसमें आजकल BJP है, ये इंतहा पसंदों ने एक ऐसा जहन बना दिया मुसलमानों का भी और हिंदुओं का भी, जत्थे बन गए, ग्रुप्स बन गए। 14 अगस्त ये हमें सबक देता है कि जो पाकिस्तान हमने हासिल किया है ये बड़ी कुर्बानियों से हमने हासिल किया है, और ये जो मार का हक है ये बताता है कि हम छोटे ज़रूर थे, मुल्क छोटे तादाद में छोटे हैं, 1/5 हमारी आबादी है और वसाइल भी कम है और मसाइब में घिरे हुए हैं, उसके बावजूद जज्बा जहाद अगर हमें मौजूद है। और हमें ये वाकई जो देखना 27 रमज़ान को पाकिस्तान बना है, तो आज भी हमें कुव्वत ईमानी के ज़ोर पर और उन शहदा जिन्होंने 47 में, 65 में, 71 में, 99 में जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं और अभी भी जिन्होंने दे रहे हैं, हमें उनको सलूट करना पड़ेगा। और ख़ासकर जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, कायद आज़म की विजन और फिर उनका मिशन, फिर उनके स्ट्रेटजिक गोल, जिस तरह उन्होंने अवाम को मोबिलाइज़ किया, लेकिन 40 तक तो पता ही नहीं था कि पाकिस्तान बन पाएगा। तहरीक पाकिस्तान के हवाले से हम बात तो कर रहे हैं, लेकिन उसके हवाले से खुसूसी रिपोर्ट मेरी टीम ने एक तरतीब दी, आपको वो दिखाते हैं। किसी कौम को तोहफे में नहीं मिलती, ये एक कीमती नेमत है जो बेशुमार कुर्बानियों, दुखों और सब्र इस्तकलाल के बाद हासिल होती है। पाकिस्तान की आज़ादी भी खून से लिखी गई एक दास्तान है। लाखों मर्द, औरतें, बूढ़े और बच्चे अपना घर बार, मालो दौलत, जमीनें, कारोबार, हत्ता के अपनी जान तक कुर्बान कर गए, मगर आज़ादी के ख्वाब को जिंदा रखा। क़याम पाकिस्तान की जिद्दोजहद में हर गली कूचा कुर्बानी की गवाही देता है। माँ ने बेटे को, बीवी ने शौहर को, बहन ने भाई को वतन की खातिर रवाना किया। काफिलों पर हमले हुए, मासूमों का खून बहाया गया, मगर उनकी जुबान पर एक ही सदा थी, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये वो लोग थे जिन्होंने जाती आराम और आसाइश को पसे पुश्त डालकर आने वाली नस्लों के लिए आज़ादी का सूरज तलू किया। उन्होंने अपने घरों को आग में जलता देखा, मगर ईमान और हिम्मत न टूटने दी। वो जानते थे कि आज़ादी के बगैर इज्जत और खुददारी मुमकिन ही नहीं। आज हम आज़ाद फिजा में सांस लेते हैं तो ये उन शुहदा और तहरीके आज़ादी के कारकुनों की बदौलत है जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान किया। ये कुर्बानियाँ हमारी तारीख का रोशन बाब हैं और हम पर फर्ज है कि न सिर्फ इनको याद रखें बल्कि अपने अमाल से ये साबित करें कि हम इस आज़ादी के अमीन हैं। आज हम सर झुकाकर अपने शुहदा, गाजियों और उन सब गुमनाम किरदारों को खिराजे अकीदत पेश करते हैं जिन्होंने पाकिस्तान की बुनियाद में अपना खून शामिल किया। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।
गुड मॉर्निंग पब्लिक, जश्न आज़ादी स्पेशल में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। उम्मीद करते हैं कि आप हमारी कॉन्वर्सेशंस को एंजॉय करे होंगे। मैं लोगों के एक्सपीरियंसेस, जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सुन रही हूँ, सीख रही हूँ और बहुत ज़्यादा शुक्र भी अदा कर रही हूँ, क्योंकि आज हम जिस आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं वो बहुत सारे लोगों की महरूम मिन्नत है। इस वक्त जो और मेहमान हमें ज्वाइन करी हैं जनाब, वैसे तो हमने मुख्तलिफ फोर्सेस के लोगों से आपकी मुलाकात करवाई, हमारी माइनॉरिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव से आपकी मुलाकात करवाई, स्कॉलर से आपकी मुलाकात करवाई, लेकिन ये बहुत सारे ऐसे हीरोज़ भी होते हैं जो कि मुख्तलिफ स्पोर्ट्स के अंदर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और जब बात आती है ख़वातीन की और लड़कियों की, वो जिस तरह से रिप्रेजेंट कर रही हैं पाकिस्तान को, उस पर हम हमेशा शाबाश भी देते हैं। और वेट लिफ्टिंग जैसे स्पोर्ट के अंदर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना, आलमी सतह के ऊपर मेडल्स जीत कर आना, ये भी हमारे साथ एक एथलीट मौजूद हैं, बहुत ज़बरदस्त है इनका काम, इनकी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स स्पोर्ट्स। नीलम रियाज साहिबा, अस्सलाम वालेकुम नीलम, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाई। और इसके साथ साथ जी साइकिलिस्ट स्नेहा खालिद भी हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और डबल खुशी होती है ये बच्चियाँ मुख्तलिफ और मुश्किल स्पोर्ट्स को आप करती हैं और पाकिस्तान का नाम बुलंद करती हैं। थैंक यू वेरी मच स्नेहा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे? बिल्कुल ठीक, आपको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। और साथ साथ हमारे साथ डॉक्टर इकबाल चावला साहब भी मौजूद हैं, बिशन सिंह साहब भी मौजूद हैं। और हम गुफ्तगू कर रहे थे नीलम, मैंने कहा कि ये तो हम सब कहीं ना कहीं सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे मौके पे होते हैं जब हम आप लोगों को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, क्योंकि आप लोग जाते हैं बाहर के मुल्क, मुख्तलिफ कंट्रीज़ के साथ कम्पीट करते हैं। हाउ डज़ इट फील ग्रीन ब्लेज़र पहनकर, मेडल्स जीतकर, पाकिस्तान का तराना बज रहा होता है और आप लोग जीत की खुशी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मेरी तरफ से सबको जश्न आज़ादी मुबारक। ये दिन जो है वो हमें बहुत मेहनत के साथ मिला है और इसके पीछे जो है वो बहुत लोगों की स्ट्रगल है जिसकी वजह से हमें ये दिन मिला। और हम लोग शुक्रगुज़ार हैं कि हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी हैं और हम लोग इस दिन को बहुत जोशो खरोश से सेलिब्रेट करते हैं। और ग्रीन ब्लेज़र, इसकी हर प्लेयर को ख्वाहिश होती है कि ये मुझे मिले। तो मुझे जब ये फ़र्स्ट टाइम मिलना था तो मुझे मिलना था कबड्डी में, तो मैंने कहा था कि कबड्डी तो मुझे आती भी नहीं है। तो जब मुझे सर ने कहा ना कि कोई बात नहीं, आप ट्रेनिंग करो, आगे कैंप अटेंड करो, फिर आपको ब्लेज़र मिलेगा, ग्रीन कोट पाकिस्तान का मिलेगा। जब मैंने ये आवाज़ सुनी तो मैंने कहा सर अब तो मैंने खेलनी कबड्डी है। क्या बात है। तो इस वजह से फिर मैंने मेहनत की और मेरा फर्स्ट कलर जो था ना वो कबड्डी में मुझे मिला था, ग्रीन कलर। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह वेट लिफ्टिंग में भी मुझे स्टिल अल्लाह ताला का खास करम है कि अब रिसेंटली दोहा में हुआ था इवेंट हमारा, उसमें भी हम लोगों ने ये कलर लिया। और वहाँ पे जब सारी कंट्रीज़ में जब पाकिस्तान का परचम बुलंद होता है तो उसको देख के बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस होता है और ख़ुशी के आंसू आ जाते हैं कि शुक्र अल्लाह ताला का कि पाकिस्तान जो है ना किसी भी जगह पे किसी फील्ड में भी कम नहीं है। चाहे मेल हो चाहे फीमेल्स, उन्होंने हर कंट्री में जाके खुद को मनवाया है, साबित किया है कि पाकिस्तान जिंदाबाद। बेशक, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। स्नेहा, ये जो हाउ डज़ इट फील टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान, अभी जो नीलम बात करी है, ग्रीन ब्लेज़र पहनना, जब आप जीत रहे हैं, पाकिस्तान का तराना बज रहा है, परचम बुलंद हो रहा है, इतने सारे लोगों में आप स्टैंड आउट कर रहे होते हैं और आपको पाकिस्तानी कहा जा रहा होता है, हाउ डज़ इट फील? अभी तक तो मेरा भी ख्वाब है ये ग्रीन ब्लेज़र लेना, लेकिन मेरा एक दो दफ़ा आउट का ऐसा हुआ, लेकिन इंटरनेशनल में जा नहीं पाई। लेकिन मेरा भी आगे ये फोकस है कि मैं भी मेन इंटरनेशनल आगे जाके प्ले करूँ और मुझे भी ये मिले अचीव कलर। हर प्लेयर का ये सपना होता है कि उसको ये ग्रीन कलर मिले। और अभी तक मैंने नेशनल लेवल पे पाकिस्तान में खेला है पंजाब की तरफ से, और जब वहाँ पे आप मेडल मिल रहा होता है ना तो इतनी खुशी हो रही होती है, और वो पेरेंट्स की स्ट्रगल, कोचेस की स्ट्रगल सब याद आ रही होती है कि हाँ ये वो फल है जिसके लिए हम सारे मेहनत कर रहे थे। और ये मतलब इसकी एक इतनी खुशी होती है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। और इंशाल्लाह आप करेंगे रिप्रेजेंट पाकिस्तान को। अभी आपने नेशनल लेवल पे किया तो इंटरनेशनली भी हमारी दुआ है कि आप जाएं और इस तरह से खेलें। सर, अभी हम जिससे बात भी कर रहे थे, इन ख़वातीन का किरदार भी हमारी तहरीक में बड़ा इम्पॉर्टेंट रहा है, पाकिस्तान बनने में भी। आई रियली वांट कि वो स्ट्रगल जो ख़वातीन के एंड से रही है उस पर भी थोड़ा सा हमें बताएं। देखिए, ये 20वीं सदी का किस्सा है, जब यूरोप में भी और वेस्ट में, जिसे हम अमेरिका भी कहते हैं, ख़वातीन इतनी आज़ाद नहीं थी। और हिंदुस्तान में भी चाहे हिंदू और सिख और मुसलमान तो ख़ासकर बापर्दा ख़वातीन हुआ करती थी। तो तहरीक खिलाफत वो ज़माना है जब अब अली ब्रदर्स की माँ
बोली अम्मा मोहम्मद अली की जान बेटा खिलाफत पे दे दो, वो नकाब पोश वो मैदान में उतरी। फिर मोहतरमा मादरी मिलत फातिमा जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना के साथ कायद आज़म के साथ शाना बशाना चली, और फिर 1936 में ही कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ख़वातीन का एक विंग बना लिया, औरतों को मोटिवेट किया। करारदाद लाहौर में बहुत बड़ी तादाद में ख़वातीन, मुसलमान ख़वातीन, हत्ता कि जो बड़े बड़े लीडर थे मुसलमानों के, मुस्लिम लीग के, उनकी बीवियां बेटियां भी आईं। तो फिर आप देखिए 46 के जब इलेक्शन हुए हैं तो जिस तरह औरतें मुतहरिक हुई हैं, कॉलेज की बच्चियां, स्कूल की बच्चियां, और यहाँ पर सेक्रेटेरिएट में अंग्रेज़ों के जो परचम लगाया हुआ था, पाकिस्तान का परचम उन्होंने उस वक़्त लगाया, सेक्रेटेरिएट में चढ़कर एक बच्ची फातिमा ने लगाया। तो जब फिर पाकिस्तान जब बना, ये खून रेज़ी हुई, कत्ल व गारत हुई, जो हिजरत करके लोग आए और उनको जो देखभाल की गई वो भी ख़वातीन ने की। तो ये एक वर्सा हेरिटेज है जो चला है, जो आज बच्चियाँ हम देखते हैं मैदान में, मुख्तलिफ मैदानों में, और बल्कि यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजेस में, मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग में ख़वातीन छाई हुई हैं। और ये भी इस वजह से है कि हमारे पाकिस्तान में रोशन ख्याली है, प्रोग्रेसिव पाकिस्तान है। कायद आज़म वाला पाकिस्तान उस तरह नहीं है जो ख्वाब देखा था, लेकिन काफ़ी हद तक अब जैसे ये बच्चियाँ तमगे जीत रही हैं, और वर्ल्ड कप में, जहाँ ओलंपियन में, बहुत बड़े बड़े ऐसे खेलों में जहाँ पर हमारे माशरे में सोचा जाता था कि बच्चियों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, लेकिन हर जगह पर बच्चियाँ अपना नाम, क्रिकेट टीम ले लें, हॉकी ले लें, कबड्डी ले लें, जहाँ भी ले लें। तो मैं ये समझता हूँ कि ये उसी हेरिटेज की कंटिन्यूटी है, एंड आई एम श्योर कि ये कंटिन्यूटी और अभी प्रे कि ये जारी रहे, और जिस प्रोग्रेसिव पाकिस्तान की हम आज बात करें, आइंदा आने वाले सालों में ये मज़ीद बढ़े ही। मुझे ब्रेक पर जाना है, लेकिन उससे पहले चूँकि शबनम साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, मैं चाहूँगी ब्रेक पर। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। 14 अगस्त की खुशियाँ, सेलिब्रेशन सब जारी हैं, हमारे सेट पे भी रौनक लगी हुई है और मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सिंह साहब, जैसे अभी डॉक्टर इकबाल चावला ने भी बात की है, बड़ी एक अच्छी और पॉजिटिव चीज़ है, एंड आई रियली वांट कि आप इस पे भी बात करें। और सिंस आप सिख कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और आप एक्स प्रेसिडेंट के तौर पे भी काम कर चुके हैं, जो रिलीजियस हार्मनी है, जो मजहबी आज़ादी है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है किसी भी माइनॉरिटी के लिए एक स्टेट के अंदर जब उसको ओन कर रहे हैं। उसके हवाले से भी कुछ कहना। देखो, साढ़े मज़हब दे बानी गुरु नानक साहब जब इस दुनिया ते आए तो उस वक़्त ख़ास करके हिंदू धर्म 4 हिस्सों च वंडे सी। खत्री ते ब्राह्मण उच्चियां जातां ते शूदर ते वैश्य छोटी जात। गुरु नानक साहब ने इस चीज़ की मुखालफत करके कि खुदा ने, अल्लाह ने, वाहिगुरू ने जो पैदा किया असी उसमें कौन हाँ कि असी उसमें तकसीम करते हैं छोटे बड़े का। यानी इस चीज़ की गुरु साहब ने प्रैक्टिकल खुद लागू किया। एक पासे भाई मरदाना भाई का खिताब दिता मुसलमान है, दूजे पासे भाई पासे भाई मरदाना, दूसरे भाई बाला, दोनों ने भाई का खिताब दिता। वो हिंदू कम्यूनिटी का है और तरखान है, छोटी जात है। फिर उस वक्त एक रस्म चलता सी हिंदू कम्यूनिटी में कि अगर बंदा मर गया तो औरत नूं नाल जिंदा साड़ दो, उन्होंने कहते थे सती का रिवाज। गुरु साहब ने फरमाया कि ये अल्लाह का हुक्म है, जो बंदा इस दुनिया ते आया उसने जाना। ये औरत का की कसूर है, उसका उन्हें मुखालफत किया। गुरु साहब ने वो एक असूल तय किया, पंजाबी का लफज है 10 नौआं की किरत करो, ये जेडे 10 उंगर ये मेहनत करो। उस तो बाद 10वां हिस्सा 10वां सिख मज़हब में 10% ज़कात देते हैं। आपने मेहनत की, पैसे कमाए, उसमें 10% ज़कात दिया, फिर गया नाम जपो, अल्लाह का शुक्र करो, अल्लाह नू याद करो। उस तो बाद जो तुहाडे को है वंड के छको। ये बेसिकल सिख धर्म दे बेस है। फिर सिख मज़हब में
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਸੀ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ, ਡੇਰਾ ਚਾਲ ਬੇਦੀਆ रोड पे पैदा हुई। सिख धर्म में एक औरत गुरुद्वारे में जो साढ़े मजहबी किताब है गुरु ग्रंथ साहब महाराज पढ़ सकते हैं, लंगर में सेवा कर सकते हैं। यानी जितना हक एक मर्द है उतना एक औरत का बच्ची का है। पाकिस्तान बनने तो बाद लोगों ने बड़ी कोशिश की है अपने ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੀਏ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਖੇਡ ਹੈ ਕਬੱਡੀ, ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁxtਲਿਫ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਹਰ ਸ਼ੋਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। आज आप अगर पुलिस डिपार्टमेंट देखें तो सब तो ज़्यादा लड़कियां ASP, फिर अगर एजुकेशन के हवाले ना देखें सब तो ज़्यादा नंबर लड़कियां, ये लड़कियां कहने का मतलब ये कि काबिल ने। ये मज़हब भी सिखा रहा है, सिखिज़म इस्लाम भी, और ये पाकिस्तान की तरक्की च अगर औरत ना हो ना तो ये तरक्की ना मुकम्मल। साढ़े गुरु नानक साहब ने फरमाया कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਹੋ ਲਿਆ, ਔਰਤ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁਰਾ ਆਖਦੇ ਹੋ? ਇਹਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮੰਦਾ ਕਿਉਂ ਆਖੀਏ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੱਕ ਆ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਘਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਕੋ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ 77 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਅਗਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੁੱਲੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ सांस ले रहे हैं, लेकिन आज़ादी की एक बड़ी कदर भी लोगों ने अदा की थी, जिस तरह मेरे बुजुर्ग ने। बिल्कुल ऐसा ही, और ये आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है। बिल्कुल, और 1947 से अब तक जो कुर्बानियाँ जिनको हम हर साल याद करते हैं और हमें करनी भी चाहिए। इन द एंड आई रियली वांट कि नीलम आप कुछ भी कहना चाहें आज के दिन के हवाले से, और फिर हम प्रोग्राम की क्लोजिंग का भी तरफ जाएंगे क्योंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। कुछ जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये दिन हमारे लिए स्पेशल डे है। और वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पाकिस्तान में रहते हैं, वैसे तो हर दिन ही स्पेशल है, पर ये वाला सबसे ज़्यादा स्पेशल है और इसको अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। और बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि हमारे छोटे छोटे से बच्चे जो हैं वो अभी अगस्त का मंथ शुरू होता है तो वो कहते हैं हमने झंडियाँ लेनी है, हमने फ्लैग लेना है और हमने घरों को अपने डेकोरेट करना है। तो ये हम सबको चाहिए कि इस दिन को अच्छे से सेलिब्रेट करें ताकि अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए यादगार बना सकें। यादगार बना सकें। स्नेहा क्या कहना चाहेंगी आप? मैं ये कहना चाहूँगी कि हर लड़की जो भी सपना देखती है, लाइक साइकिलिंग का जो भी है, आप लोगों ने अपने सपनों से हार नहीं मानी, आपने उन सपनों को अचीव करना है। क्योंकि आज के दौर में पाकिस्तान ने इतना अलाउ किया कि हर लड़की कुछ भी कर सकती है। तो आप सब अपने सपनों पर लगे रहे, पाकिस्तान हमारे हर लेवल पे हमारे साथ है। बेशक बेशक। और इन द एंड मैं शबनम मजीद साहिबा का डबल शुक्रिया अदा करूँगी। थैंक यू वेरी मच कि आप तशरीफ़ लाई, आपने हमें वक्त दिया, इतनी खूबसूरत आवाज़ में, इतनी खूबसूरत। आपका शुक्रिया, इतना अच्छा प्रोग्राम आपने किया और इतना अच्छा बोलती हैं आप, और इतने अच्छे अच्छे लोगों से आपने मुलाकात करी और बहुत अवेयरनेस हुई, जो चीज़ें नहीं पता थी वो भी पता चली आज, और बड़ा अच्छा लगा। कुछ कहना चाहेंगी आज के दिन की मुनासबत से? बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं। हाँ जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि ये वतन हमारा है और हमें इसे इसी तरह से शादो आबाद रखना है, और इस हमारा जो अलम है, हमारा जो झंडा, उसको अजीम जैसे वो है उसको ऊंचा रखना है। और वो उसी तरह से होगा कि अगर हम सब मिलके, जैसे बहुत सारी मैंने बातें सुनी, हमारी जो आने वाली नस्लें हैं वो इस साइड पे हैं और अपने पाकिस्तान के लिए जो भी वो काम कर रहे हैं,
अच्छा काम करने की कोशिश करें ताकि हमारे मुल्क का और नाम रोशन हो और हम इसमें आज़ाद इसी तरह और से जब तक आप जैसे लोग हैं पाकिस्तान का नाम आई एम श्योर रोशन होता रहेगा। बहुत शुक्रिया। और प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। इंशाल्लाह मेरी आपसे अब मुलाकात होगी कल, लेकिन उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये गुड मॉर्निंग पब्लिक का स्पेशल ट्रांसमिशन जो कि 14 अगस्त के हवाले से थी, आपने एंजॉय भी की होगी, कुछ सीखा भी होगा। पाकिस्तान हमारा है, हमने इसकी हिफाजत करनी है। जहाँ हम आर्म फोर्सेस का जिक्र कर रहे हैं कि उनकी कंट्रीब्यूशन है एज अ पब्लिक, एज अ ह्यूमन, एज अ पाकिस्तानी, हम सब पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें जो मौका मिला है यूनाइट होने का, यूनिटी का, उसको हमने ज़ाया नहीं करना। एक कौम बनकर दिखाना है और जहाँ पे हम बहुत सारी मुश्किलात, बहुत सारे चैलेंजेस से गुज़रते हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतरीन सोचा है। और हमेशा ये दुआ करनी चाहिए कि जो हो आपके मुल्क के हक़ के बेहतर हो। और इसी दुआ के साथ मैं आपसे इजाज़त लूँगी, कल फिर मिलूँगी। लेकिन जाते जाते चूँकि शबनम मजीद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, हम रिक्वेस्ट करेंगे और मैं उनकी तरफ उनके साथ जाके आज खड़ी हूँ।